बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में इस वक्त बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, साथ चाय का कप लिया होगा। ये बताना था मुझे कि मौसमियाती तब्दीलियों से ज़रूर महफूज रहें, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। मैं भी उसका शिकार हो चुकी हुई हूँ, तो पहले से ही मैं माजरत कर लेती हूँ अजीम आपसे और देखने वालों से। आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क महसूस अमराज का शिकार हो रही हैं आप। बिल्कुल, वबाई अमराज का शिकार हो चुकी हूँ और मेरी आवाज़ में फ़र्क महसूस हो रहा होगा। आपने मज़ीद 2 घंटे ये आवाज़ को बर्दाश्त करना है। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज आगाज़ करेंगे अफलातून की इस खूबसूरत बात से कि नेकी ये है कि इमदाद के मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए उनकी दरख्वास्त का इंतज़ार ना किया जाए। बड़ी पॉजिटिव बात अफलातून की जानिब से की गई और मेरे ख्याल से हम लोग तो गाहे बगाहे जब भी कोई पॉजिटिव बात शेयर करते हैं उसमें ये वाला एलिमेंट तो ज़रूर ऐड करते हैं कि जब भी आप किसी की मदद करना चाहें या किसी की मदद करने का सोचें तो आप वेट ना करें कि कोई आपके आगे हाथ फैलाए, बल्कि आप अपनी ज़ात की सेटिस्फेक्शन के लिए और अगर आप रिलीजियस हैं, अगर आप दीनी मामलात में भी यकीन रखने, खुदा की खुशनुदी के लिए आप लोगों की मदद किया करें। और मेरे ख्याल से वो जैसे हम कल भी शहरबानो ये बात कर रहे थे कि एक्चुअली में जो लाइफ का पर्पस है वो सर्व करने में है, एक्चुअली में जो खुशी है वो दूसरों के काम आने में। और इसके साथ ये भी मैं ऐड करूंगी, जो बात आपने की बहुत खूबसूरत बात थी कि अगर किसी को ज़रूरत है और आपको पता है कि वो ज़रूरतमंद है तो उसका इंतज़ार मत करें कि वो आपके पास आए, वो आपका हाथ फैलाए। अल्लाह ने अगर आपको इतना दिया है तो आप उसकी खुद मदद करें। और एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप उसकी आंखों में मत देखें। अगर आप उसकी आंखों में देख लेंगे तो वो नदामत महसूस करेगा और आप अपने अंदर बड़ा फख्र महसूस करेंगे। शहरबानो ये भी तो कहते हैं ना कि नेकी अगर आप अपने दाएं हाथ से करें तो आपके बाएं हाथ को भी पता ना चले। इस तरह से नेकी करें और बड़े तरीके होते हैं और अगर नेकी हम करने के। अपने मुल्क के हालात को देखें तो हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और ज़्यादातर लोग जो है सफ़ेद पोश तबका है और सफ़ेद पोश तबका जो है वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा उनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी होती हैं। और ये जो हालात चल रहे हैं इसमें लोगों की ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी नहीं हो पा रही। और शहरबानो ये भी कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपने सबसे पहले अजीज़ो कारब, अपने घर के जो आपके बशिंदे, आपके बहन भाई हैं, उनको देखें सबसे पहले अपनी और फैमिली में देखें। सबसे ज्यादा अजर भी वहीं पे है, क्योंकि आपके करीबी रिश्तेदार, आपके बहन भाइयों में ही लोग होते हैं कि जो मुस्तहिक होते हैं और वो शर्म के मारे हाथ नहीं फैला रहे होते। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है नेमतों से, आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो लोगों को हेल्प आउट करें अपनी लाइफ में, उन्हें अपलिफ्ट करें सोशली। और क्योंकि लोगों को इतने मुश्किल हालात में लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे सफ़ेद पोश होते हैं जो शायद भूखे गुजारा कर लेते हैं, फाकों पे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लेकिन अभी आपने भी शायद इस चीज़ को नोटिस किया हो कि जब हम रोड्स पर निकलते हैं, पेशावर जो गदागर हैं वो तो हम बहुत देखते थे। अब कोई डिफरेंट तरह के लोग सामने आते हैं जिनको देख के वाकई लगता है कि ये ज़रूरतमंद है और वो कहते भी हैं कि हम जो हैं वो ज़रूरतमंद हैं, हम पेशावर नहीं हैं और हमें हेल्प चाहिए, हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे सो रहे हैं। अच्छा, वैसे एक कुलिया मैं तो ये अपनाता हूँ कि एक जब भी सिग्नल वगैरह पे कहीं रुकें, आपको कोई भी गदागर इस तरह कोई भी मिले और अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं तो जरूर हेल्प आउट करें। मैंने अक्सर लोगों को ये बहस करते भी देखा है जी कि ये बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहा है या सेहतमंद नजर आ रही है तो ये डिजर्विंग नहीं है। इसका फैसला आप अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ें। अगर आपके पास है और आप ये दे सकते हैं जी, किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ही हम ये बात भी करेंगे, वैसे तो पाकिस्तानी माशाल्लाह दुनिया भर में और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी चैरिटी के मामलात में वैसे ही बड़े फेमस हैं। तो अगर हम ये बात करें इमदाद के मुस्तहिक अफराद के लिए मदद के लिए, उसका इंतज़ार मत करें, उसकी दरख्वास्त का इंतज़ार मत करें, तो इस बात को हम फ़लस्तीन के साथ भी अटैच कर सकते हैं कि फ़लस्तीनियों को इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की या ह्यूमैनिटी के तौर पर अगर देखें तो हर इंसान की ज़रूरत है। 2.3 मिलियन पीपल हैं जी जो इस वक्त इसराइली बर्बरियत का शिकार हैं और उनको मेरा नहीं ख्याल आज से पहले इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी आपकी मदद की। तो जो भी मौके आपके पास मौजूद हैं, जो भी लीगल रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करें और उनका इस्तेमाल करते हुए कोशिश ये करें कि आपकी जो चैरिटी है, आपकी जो इमदाद है वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों तक पहुँचे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये भी आपको बताते हैं कि इसराइली जारी है, चूँकि जारी आज 20वां दिन है और सहूनी फौजियों की सफाके थमने का नाम नहीं ले रही है। हर गुजरते दिन के साथ हमलों में तेज़ी देखने में आ रही है। इस वक्त गजा में आसमान से आग बरस रही है और ज़मीन जहन्नुम बन चुकी है। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहदा की मजमूई तादाद 6600 तक पहुँच गई है।
है। 17,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं इस हवाले से, जबकि दूसरी जानिब शहर बानो हम जैसे सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि फ़लस्तीनियों के जज्बे को भी खराज तहसीन है कि जिस तरह से वो डटे हुए हैं, उनके पास उस तरह से वेपन्स नहीं है, उनके पास उस तरह से मॉडर्न हथियार नहीं है, लेकिन अपने जज्बे के तहत वो जिस तरह से इस बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि इसराइल के पास बहुत से जो है वो मॉडर्न और क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट इनके साथ, वेपन्स इनके पास, वेपन्स हैं जो हवा में ही जो आता है कोई मिसाइल उसको मार गिराते हैं। और अगर हम गजा के अस्पतालों की सूरत हाल की बात करें तो इनक्यूबेटर्स में इस वक्त 120 नौमौलूद बच्चे मौजूद हैं जिनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में तिब्बी मराकज़ पर 171 हमले किए जा चुके हैं और इन हमलों में 16 इमदादी कारकुनों समेत 493 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा की नाकाबंदी को आज 18वां रोज है। और ये तो वैसे वो फैक्ट्स हैं जो अपने नाज़रीन को बताना बड़ा जरूरी है, लेकिन मैं जिस हौसले और अजमत की बात कर रहा हूँ वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। और आई एम श्योर बिल्कुल आपकी नज़रों से भी वो फुटेजेस गुजरी होंगी कि सोशल मीडिया पर फुटेज ऐसी वायरल हो रही है कि जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं कि हौसला बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए वहाँ पर बेचारे जो जख्मी फ़लस्तीनी हैं, जो बच्चे बूढ़े वहाँ पर मौजूद हैं, जो औरतें वहाँ मौजूद हैं, नित नए तरीके वो इख्तियार कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका कौमी तराना जो है वो भी उनकी जानिब से गुनगुनाया गया है, पढ़ा गया है कौमी तराना उनका। और हिम्मत और हौसले की मिसाल की इंतहा है कि जो वीडियोस हम सामने देखते हैं उसमें एक वीडियो में ये था कि इतने रिसोर्सेज कम होने की वजह से और यहाँ तक कि डॉक्टर जो है वो भी इस चीज़ का निशाना बन रहे हैं, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद वो लोगों को रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में हेल्प आउट करना मैं कहती हूँ रियल हीरो, बहुत हौसला चाहिए। और हमारे साथ हमारे गेस्ट वैसे मौजूद हैं, लेकिन गेस्ट अनाउंस करने से पहले एक छोटी सी बात बस मैं ये कोट करूंगा और वो वीडियो मुझे भी दिल को बड़ी लगी। वैसे तो हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है इसराइल की जानिब से भी और दीगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जानिब से भी, लेकिन एक खातून को उन्होंने पिछले दिनों छोड़ा है, एक प्रिजनर जो उन्होंने रिलीज किए हैं और उन्होंने जाते हुए हमास के एक सोल्जर से हाथ मिलाया। और किस औरत से जब इंटरव्यू लिया गया, बरतानवी खबरी इदारे ने इंटरव्यू लिया और उस औरत ने कहा है कि जी उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया है, उन्होंने मेरी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा है, इसलिए मुझे उनका रवैया बड़ा अच्छा लगा है। तो जी इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी लेते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर अगर हम बात करें तनाज़े की तो तनाज़े के हल के लिए मुलाकातें भी हो रही हैं, मुज़ाकरात भी होने की कोशिश हो रही है, मज़म्मतें भी हो गई है। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद के दरमियान जो है राब्ता हुआ है, तो दोहा में कतरी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी मिले हैं, मगर सूरत हाल जो की तो है, अभी तक कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे फ़लस्तीनियों को कोई थोड़ा सा सुकून मिल सके कि हाँ अब हालात बेहतरी की जाने बढ़ेंगे। जी वो हालात बदलेंगे नहीं, इसलिए कि इस वक्त ऐलान कर रखा है इस हुकूमत ने कि हमास को मुकम्मल तौर पे तबाह करना है और उसमें उनको जो बड़ी ताकतें हैं उनकी हिमायत भी हासिल है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बरतानिया और अमेरिका ने उन तमाम करारदादों की मुखालफत की है जिनमें जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। बल्कि बरतानवी हुकूमत ने तो खुद पार्लियामेंट में भी ये कहा है कि हम जंगबंदी नहीं बल्कि सिर्फ ग़ज़ाई इमदाद और जितनी भी ज़रूरियात की अशियाएँ उनकी फराहमी के लिए रास्ता फराहम करने के हामी हैं। तो जिसका ये मतलब है उनको भी बता दिया गया है, टेल अवीव में यानी इस्राएली हुकूमत ने उनको बताया कि हम जब तक गज़ा के जनूबी इलाके पे आप कब्ज़ा नहीं करेंगे जहाँ पे उनका ख्याल है कि ये हमास के लोग उनकी मिलिट्री छुपी हुई है, उस वक्त तक ये इस जंग का खात्मा तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे फिलहाल। इम्तियाज़ गुल साहब, अभी आप ये बात करें ग्राउंड इन्वेजन की और ख़बर भी इससे मुतल्लिक आ रही है कि फ़िलहाल इसराइली फोर्सेस को ग्राउंड इन्वेजन के लिए रोका गया है अमेरिका की जानिब से। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है बेसिकली वो ये कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए जो रीजन में मिसाइल्स हैं उनको मूव करना चाह रहे हैं ताकि उनका जितना भी अमला है अमरीकी अफवाज का और दीगर जो अमला वहाँ मौजूद है उसको वो महफूज बना सकें। तो सर क्या लगता है आने वाले दिन मज़ीद कितने मुश्किल होने वाले हैं? ये तो इन मुश्किलात में मुसलसल इजाफा जो ज़मीनी हमला है वो शायद ना करें। बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि हम उसकी तैयारी हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर ये ज़मीनी हमला हो गया तो उसमें एक तो एक नुकसान होगा, दूसरा इससे ख़तरा बढ़ जाएगा इस जंग के दूसरे मुल्कों तक फैलने का, उसमें ईरान शाम भी फिर हैं। और तीसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता कि
जब तक वो रॉकेट बरसा रहे हैं, रॉकेट बरसा कर अपना अगर मसला उनका हल हो रहा है, अपना मकसद हासिल कर रहे हैं, तो वो अपनी उसको खतरे में नहीं डालेंगे। और चौथी बात यह है कि अभी तक ज़्यादा यरगमाली हमास के पास मौजूद हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी को भी खतरा हो जाएगा अगर हो। वैसे इम्तियाज़ गुल साहब, अभी यरगमालियों का आपने जिक्र किया है, तो गुज़िश्ता रोज़ी मैं एक बयान पढ़ रहा था, इसराइली एक खबर रसाई इदारे की जानिब से एक बयान था गालिबन, और वो ये कहा गया कि जितने भी कैदी इस वक्त हमास के पास मौजूद हैं, उनमें से जो ज़्यादातर हैं वो दीगर ममालिक से उनका ताल्लुक है, उनके पास मल्टीपल नेशनैलिटीज़ हैं, इवन रशिया के कुछ लोग हैं, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, यहाँ से नेशनल्स हैं जिनको किडनैप किया गया है, जिनको अपने पास रखा गया है। तो ये चीज़ अब ज़्यादा तशवीश की बात है कि अगर उनको भी रिलीज़ ना किया गया तो ये ममालिक भी इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा। कुछ तो हो गए हैं, मतलब रशिया जैसा मुल्क भी फिर अगेंस्ट हो सकता है। वो देखिए, रूस, चीन जैसे ममालिक या जैसे ममालिक वो तो पहले ही दूसरी तरफ है। इस वक्त तो हम जो देखें, बहुत बड़ी सपोर्ट इसराइल को जो मिल रही है वो बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से मिल रही है। चारों ममालिक आज़म या सुदूर बारी बारी दौरा कर चुके हैं, इजहार यकजहती कर रहे हैं इसराइल के साथ। अब ये इसी वजह से उनके अंदर पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है, बड़ी शदीद तनकीद हो रही है इन हुकूमतों पे, क्योंकि उनका कहना महज एक वाक़े को 7 अक्टूबर के वाक़े को बुनियाद पे आप किसी भी कोई 2 मिलियन से ज़्यादा लाख लोग हैं उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दें, तो ये नाजायज़ बात है। और मैं समझता हूँ पहली मर्तबा है गुज़िश्ता 40-50 बरसों में जब बड़े मगरबी ममालिक में बड़े शद्दोमत के साथ बड़े खुल के बात, इसराइल एक नस्ल परस्त रियासत है की बुनियाद पे, नस्ली बर्तरी की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को 1948 की जंग में पहली मरतबा अपने इलाकों से निकाला और उसके बाद यहाँ पे कब्जा किया। अभी ये लग रहा है कि अगर जनूबी इलाके में भी बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमने अभी कुछ अरसे के लिए, महदूद अरसे के लिए इस पे कब्जा करना है, यानी अगर वो करेंगे तो इसका मतलब है कि वो कब्जा फिर आसानी से छूटेगा नहीं। इम्तियाज़ गुल साहब, उनकी जानिब से तो ये भी कहा गया है कि हम गजा को वाइप आउट करना चाहते हैं, और अगर एक तरफ देखें तो ईरान जो है वो मंजर आम पर आया है और वो डट कर खड़ा है, और चीन का भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस तक बात चल रही है। क्या समझते हैं, अगर ईरान और चीन सामने डट कर आ गया, जैसे कि अमेरिका सामने आ गया है, तो क्या हम आलमी जंग होती देख रहे हैं? देखिए, हम पहले ही हालत जंग में हैं। इक्तिसादी तौर पे तमाम मालिक एक दूसरे से बाहम दस्त हैं, लेकिन जिस नौयत की दूसरी जंग अजीम हुई थी, मैं नहीं समझता कि वैसी जंग हो सकेगी। ये महदूद मशरिक़ वुस्ता ये जंग महदूद रहेगी। अमेरिका मौजूद में अगर इस जंग में मुलविस हो गया तो उसको खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस इलाके से 8-9 हज़ार किलोमीटर दूर रह के यहाँ पे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ा मुश्किल होगा। पहले यूक्रेन में उसकी तवानाइयाँ सर्फ हो रही हैं, और अब अगर इसराइल में भी ये शामिल हो गए तो उसका मतलब है कि रूस, चीन, ईरान, तुर्की, ये तमाम ममालिक इस खित्ते में फिर इसकी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस या सबसे बड़ी मुज़ाहमत उनको इन ममालिक की तरफ से मिलेगी, अमेरिका को और इसराइल। और इससे अमरीकी मफादात या बरतानवी मफादात की किसी से सूरत बरारी नहीं हो सकेगी। इम्तियाज़ गुल साहब, फिर क्या मुफादात हो सकते हैं इन ममालिक के? क्योंकि इसराइली अफवाज के बारे में तो कहा यह जाता है कि वो पहले ही बड़ी मॉडर्न हैं, उनकी एजेंसीज वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड हैं, मिसाइल है उनके पास, दूसरी जानिब निहत्ते फ़लस्तीनी हैं। अगर हम हमास और हिजबुल्लाह की भी बात करते हैं तो क्या वो इतनी बड़ी ताकतें हैं कि उसके लिए अमेरिका को अपने बहरी बेड़े लगाने पड़ जाएं और बरतानिया को अपनी फ़ौज भेजनी पड़ जाए? क्या अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक को कोई और ख़दशा है, कोई बड़ा ख़दशा है? नहीं, वो तो बुनियादी तौर पे इसराइल की हिमायत में इज़हार यकजहती के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, दूसरे ममालिक को ये मैसेज देने के लिए कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, गड़बड़ ना करें। लेकिन क्या महज बहरी बेड़ा से इन खतरात को टाला जा सकता है? ये ज़रा मुश्किल है इस वक्त कहना। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, 2 इसराइली ख़वातीन को हमास की जानिब से रिहा किया गया है इंसानी हकूक़ की बिना पर और इंसानियत के तौर पर। आगे से उनकी जानिब से जो बयान आया है वो हमने इंट्रो में भी बताया कि उन्होंने बड़ा जाते हुए हाथ मिलाया और शुक्रिया अदा किया। तो पूछा गया कि आप हमास के जो जवान हैं उनका शुक्रिया क्यों अदा करें, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया वो बहुत अच्छा था। तो ये जेस्चर बताया गया कि हमास के जो फ़ौजी हैं या जवान हैं उनका जो
जेस्चर है बहुत अच्छा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन जो अभी ज़िंदा हैं वहाँ पर भूखे प्यासे बिलख रहे हैं और दवाएं नहीं हैं उनके पास इलाज के लिए। तो ये ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कहाँ पर सोए हुए हैं? और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की तो उसका किरदार कहाँ पर है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा उस वक्त तक कुछ भी हैसियत नहीं रखती जब तक सिक्योरिटी काउंसिल के बड़े उसके साथ ना हो। तो मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी वो एक तरफ खड़े हैं और मुसलसल इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत कोई नहीं रही। आप देखिए ना, सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने एक बयान दिया, इसराइल ने उसको अपनी मजम्मत समझा और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर बार 2 दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं कि अक़वाम के सेक्रेटरी जनरल को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल पहलू तही की है, अंदाज़ किया है और वो हमें गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया है। मौजूदा जो आलमी निज़ाम है उसमें एक बड़ी वाज़ेह सी बात है कि ज्यूश दुनिया की अमीर तरीन लॉबी है, बड़े-बड़े सरमायाकार, बड़े-बड़े नेशनल कॉरपोरेशन, मीडिया में उनका असर नफूज़ बहुत ज़्यादा है और यही असर हुकूमतों पे भी होता है। ये जितनी बड़ी मगरबी हुकूमतें हैं, ये कॉरपोरेट अमेरिका को नहीं नाराज़ करना चाहती और कॉरपोरेट अमेरिका जितने भी बड़ा जो कमर्शियल इदारे हैं, उनकी बागडोर इसराइलियों के हाथ में है, पूरा मालियाती निज़ाम उनके कंट्रोल में है। तो उस वजह से जितने भी ममालिक हैं वो अभी तक इसराइल के साथ खड़े, कतई नज़र इसके कि वो गुज़िश्ता 75 बरसों से किस तरह फ़लस्तीनियों के हुकूक इंसानी जो हैं वो पामाल कर रहा है, किस तरह सर क्या उम्मत मुस्लिमा भी इसका मतलब है फ़लस्तीन का साथ डटकर इसलिए नहीं दे रही कि अमेरिका है पीछे? उम्मत मुस्लिमा की हैसियत क्या है जी? उनके पास है क्या? ना उनके पास नॉलेज है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है। सिर्फ तेल के पैसे इकट्ठे हो गए और वो उस पैसे को बचाना चाहते हैं। वो पैसा भी ज़्यादातर अमेरिका में और यूरोपीय बैंकों में हुआ है। तो वो मिस्र और उर्दन दोनों ने मुआहदे कर रखे हैं कि उन्होंने इसराइल के साथ जंग नहीं कर, वो बाकायदा उन मुआहदों का ज़ामिन अमेरिका और बरतानिया है। लिहाजा 2 ममालिक है जो कि बिल्कुल इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। शाम की अपनी हालत बड़ी है, लेबनान की हालत ख़राब है, बिल्कुल दिगरगू है। तो वो अपनी किसी तौर पे भी इस हैसियत में नहीं है कि लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब फिर तो बड़े जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनको ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि जिन ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं इनकी बॉर्डर लाइन इवेंचुअली सऊदी अरेबिया, पीछे इराक और फिर साथ ईरान के साथ ही कनेक्ट होती है। यहाँ पर इंसानी बहरान जन्म लेगा तो फिर यहाँ तक तो आएगा सारा मामला। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना खसूसी वक्त निकाला और इस वक्त की सूरत हाल है फ़लस्तीन में और गज़ा में बिलखसूस उस पर अपना तज्ज़िया पेश किया। हम यहाँ पर शेरबानो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल की। तो नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ निशाने पर हैं। दोनों सियासी जमातों की जानिब से लीगी कायद पर लाडला होने का तासुर दिया जा रहा है और अब लाडले का जो वर्ड है वो अब दूसरी जानिब आ गया है। पहले किसी और को लाडला कहा जा रहा था, अब लाडला कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब को और सहूलतकारी का इल्जाम में लगाया जा रहा है। उधर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए तो पहले मरहले में उन्होंने 15 नवंबर में खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मैदान से जाने का बताया है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार राना मुबशर साहब मौजूद हैं। राना साहब वेलकम टू सुलो पाकिस्तान। सर अब कहा यह जा रहा है नवाज शरीफ साहब को कि जी अब वो लाडले हैं क्योंकि उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं और ज़मानतें मिल रही हैं। इससे पहले यही लफ्ज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसमें कितनी सच्चाई होती है या बस आदत बन गई है हमें ये लफ्ज़ यूज़ करने की? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, क्यों नहीं है। अच्छा लाडले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई ना कोई लाडला बन जाता है कुछ ना कुछ अरसे के बाद, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाडला। सर एक वक्त में एक ही लाडला होता है? एक वक्त में एक ही लाडला नहीं होता। अच्छा, दूसरा लाडला होता है और तीसरा भी होता है, लेकिन वो बैक होता है। तो राना साहब ये हमारी मुल्क की सियासत हमेशा एक दायरे में घूमती रहती है। ये
आपको मामला कब बेहतर होते नजर आते हैं? बल्कि सबसे पहली बात, सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि इस तमाम सूरत हाल पर आपको टाइम पर इलेक्शन होते नजर आते हैं? देखिए, इट्स अ 50-50 सिचुएशन आई वुड से। इलेक्शंस जो है वो मुझे अभी भी जो है ना, अगर कहा जाए कि 28 जनवरी को होंगे, खबर देती है तानू वैसे अच्छा, 28 जनवरी। 28 जनवरी। मैंने कहा अगर होंगे तो ठीक है। मुझे उसमें भी 50-50 लगता है, ठीक है, या मिड जाके फेब में होंगे उसमें भी मुझे 50-50 लगता है। बट देन अगेन इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे, तीसरा सवाल ये है, उसमें भी मुझे 50-50 लगता है। So ठीक। it's a situation, I would say. Tricky situation होती है पॉलिटिक्स जो है हमारी पाकिस्तान की। It's such a slippery field, और इसमें तो आपको पता है कि it's a day to day politics almost. राणा So साहब, वो बड़ी अहम उसमें खबर आपने दी है सर 28 जनवरी वाली। शहरबानों की इजाजत से मैं एक अगर जरूरी सवाल जी मेरे जी, ज़हन में जरूर है। जरूर। राणा साहब, ये कहिएगा कि 28 जनवरी से पहले एक्सपेक्टेड जो है वो एक अगर डेट है फॉर एग्जांपल, इससे पहले आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ टोटल क्लियर बरी जमा तमाम इल्जामात से, और क्या आपको लगता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बरी हो जाएंगे या वो नाअहल हो जाएंगे? पहले तो लाडले सॉरी नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते। सो नवाज शरीफ साहब, एक तो आप इजाजत क्यों मांगते हैं बानों से, मुझे ये नहीं समझ आई। आप सर, इतनी इजाजत इक्वल मांगते हैं। इक्वल राइट सर, हम कह सर रहे हैं असल कि में मैं बराबरी। सवाल करने लगी थी तो मेरा मुंह खुला हुआ था तो उन्होंने देख लिया, इसलिए उन्होंने इजाजत मांग ली। अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं अंडर प्रेशर है शायद आप राणा साहब। नहीं सर, हम नहीं सर, आपस मिलजुल के में चलते हैं आया। सर। इट वाज ऑन द लाइटर साइड में, तो ऐसे ही मजाक कर रहा जी था। जी। देखिए, जहां तक ताल्लुक है ना मियां नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब को अगर जरा सा भी नैनो 0.1% भी अगर शक होता ना कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो आज भी एवन फील्ड में होते, आज भी लंदन में होते, और आज भी वो जनाब अपने आराम से वॉक कर रहे होते और अपना टाइम गुजार रहे होते। बट Exactly. उनको पता है रिलीफ मिलना है। सो इट्स अ रियलिटी चेक इज दिस। हम थोड़ा सा लेट्स टॉक लाइक स्ट्रेट, यू नो। उनको बिल्कुल पता है उनको रिलीफ मिलना है, उनको बिल्कुल पता है उनको उनके जो केसेस, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ केसेस जो थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। होता है स्कोर सेटल करने के लिए, कुछ केसेस ऐसे थे, उसमें कोई शक नहीं है, उनके साथ ज्यादती भी हुई है। लेकिन कुछ एक आध केस ऐसा भी है जिसमें उन्होंने खुद, पता नहीं कौन एडवाइजर थे उनके, उन्होंने आके उनको कहा जी कि तुसी आके अपना नेशनल असेंबली भी तकरीर कर दो, फिर जनाब पीटीवी पे भी आके तकरीर कर दो। सो वो ऐसी तकरीरें करते रहे कि उनके पास जनाब ही हैज गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रूफ्स। सो वो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा सर, ये तो आपने बात कही कि ये बात तो वाज़ेह है और हम सब देख रहे हैं कि मामला तो क्लियर हैं। ये भी कहा जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से कि डील हुई है और डील के तहत नवाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान पहुंचे हैं, पाकिस्तान आ गए हैं। उन्होंने बड़ा जोश के साथ खिताब भी किया और कहा जा रहा है कि बड़ा पावर शो किया गया। क्या समझते हैं इस पूरे पावर शो के अंदर उन्होंने बड़ी सी स्पीच की, उसमें इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा था एजेंडा पेश किया, इलेक्शन उसमें था ही नहीं। अब बात की जाए पीपल्स पार्टी की तो वो इलेक्शन के बारे में बात कर रही है, तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो तो किसी खाते में ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं क्यों नून लीग की जानिब से, जब मामला तो क्लियर है, तो इलेक्शन से क्यों खदशा कोई है, क्यों डर रहे हैं इतना इलेक्शन से? देखिए, जो पीटीआई का चेयरमैन है ना, जो बैठा हुआ है इस वक्त अडियाला में अपनी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि वो अटक में कंफर्टेबल हो गया था और वो चाहता ये था कि वो अटक जेल में ही रहे। लेकिन उसके वकीलों ने एक पिटीशन डाली हुई थी, दरखास्त डाली हुई थी, जिसपे फैसला हो गया, जो कि विड्रॉ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो चाहता ये था कि वो अटक में ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर एनीवेज, लेकिन देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि वो उसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बड़ा घिसा पिटा सा लफ्ज लगता है मुझे, लेकिन उसको अगर थोड़ी सी भी ढील मिल जाती है, या वो अपने जो कैंडिडेट्स खड़े कर सकता हुआ और उसी पे कर सकता हुआ बल्ले के निशान पे, तो वो उसको वो एक बड़ा टफ टाइम दे सकता है व्हेन इट कम्स टू पंजाब, और मुस्लिम को एक टफ टाइम दे सकता है। आज तहरीक इंसाफ आपके तज्जिए के मुताबिक इलेक्शंस में होगी? देखें, अगर होना तो चाहिए उसको, और उसकी वजूहात है, क्योंकि अगर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना उठे तो मेरे ख्याल में उसको इलेक्शन में पीटीआई को होना चाहिए।
अच्छा राना साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? बिकॉज एक बड़ी जमात है वो ऑब्वियसली, और हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से बार बार खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की वो डिमांड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जबकि पीडीएम की हुकूमत में तो वो बराबर के शरीक थे, बिल्कुल सब लेवल पे थे। तो सुहेल वड़ाई साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त का ओपिनियन लिखा था, जिसमें उन्होंने तो मशवरा दिया बिलावल भुट्टो को कि अभी वो लंबी रेस के घोड़े इंतजार करेंगे, क्योंकि उनके जो कंपेटिटर्स हैं वो उम्र में भी ज़्यादा हैं, तो बिलावल इन फ्यूचर शायद वजीर आजम बन सकें। आप मुत्तफिक हैं सर इस बात से? राना साहब, आपने प्रिडिक्शन की बात की ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई शेख रशीद हूँ खुदा ना खास्ता, और मैं जनाब उधर कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर ना एक पुल है पिंडी में, तो वहां पे तोते वाले बैठे होते हैं, वो फाल निकालने उनके पास चला जाता हूँ। सो देखिए, पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए सिंध की हद तक, तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और थोड़ा सा उन्हें शक है पीपल्स पार्टी वालों को, क्योंकि उन्होंने अपनी एक विश लिस्ट दी थी और उन्होंने कहा था जनाब ये लोग जो है हमारे केयर टेकर सेटअप में लगा दें। वो विश लिस्ट जो है मनोमन पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि ये बैरोक्रेट्स जो है ये हमें जनाब सिंध में लगा दें, जब केयर टेकर सेटअप आ रहा था। वो ऐसा वो भी बैरोक्रेट्स भी नहीं लगाए गए। और ऊपर एक तलवार भी लटक रही है पीपल्स पार्टी वालों के सरों पे कि जनाब इंतसाब होगा, करप्शन की है इन्होंने, जो कि बाकी किसी पे नजर नहीं आ रही है सच इस वक्त। तो वो उस वक्त इन सारी सिचुएशन से ना वो थोड़ा सा जिटरी हुए कि यार ये ना हो कि कहीं हुकूमत जो हमारी है सिंध की, उसमें भी हमें कहीं ऑपोजिशन में ना बैठना पड़ जाए। बिल्कुल, यानी कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े से दुरुस्त भी नजर आ रहे हैं। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो सियासी सूरत हाल है उसमें आपने अपना तज्जिया पेश किया। हम यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक, और भी दिलचस्प स्टोरीज हैं आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पाकिस्तान। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. जी किसको विश कर रहे हैं? मैं विश कर रहा हूँ जी, आज हमारे मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी आज बर्थडे। उनको सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। और इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देख लेते हैं। इंतहाई संजीदा और सुलझी हुई शख्सियत, कानून, शरीयत, इस्लामी तालीमात और तारीख पर दस्तरस रखने वाले पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कंधार से था, जो बाद में बलूचिस्तान के इलाके पशीन में आकर आबाद हुए। इनके दादा काजी जलालुद्दीन रियासत कल्लात के वजीर आजम रहे, जबकि वालिद काजी मोहम्मद ईसा कायद आजम के करीबी साथी और तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। इन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के पहले सदर होने का एजाज हासिल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लंदन से कानून की तालीम हासिल करने के बाद वकालत का आगाज किया और 1985 में बतौर हाई कोर्ट वकील रजिस्टर हुए। 1998 में इनकी बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट हुई। 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। इस दौरान वो अंग्रेजी अखबारात में आईन व कानून, तारीख और माहौलियात पर तज्जियाती आर्टिकल्स भी लिखते रहे। पीसीओ के इस फैसले के नतीजे में जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जज फारिग हो गए, तो इन्हें 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इन्हें सीनियोरिटी की बुनियाद पर 5 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। इन्होंने 17 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया। आप 25 अक्टूबर 2024 तक अपने ओहदे पर बराजमान रहेंगे। जी हैप्पी बर्थडे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप यूं ही सेहतमंद और तवाना रहें, फले फूलें, ज़िंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ते रहें। वैसे बड़ा ही माशाल्लाह से कामयाब करियर रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। बिफोर जो इनका एक प्रॉपर कह लेना एक फॉर्मल करियर स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ RIAA, जो कि टॉप
लीडिंग लॉ फर्म है, वन ऑफ द टॉप लीडिंग लॉ फर्म्स इन पाकिस्तान, वहाँ से उनके ये पार्ट रहे। इसके अलावा हमारी जो वाहिद खातून जस्टिस हैं, जस्टिस आयशा मलिक, सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं, वो भी इस लॉ फर्म का पार्ट रही हैं। और इसके अलावा बड़े अहम फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा के करियर में हैं। सबसे पहले 2011 का जो मेमोगेट कमीशन है उसको इन्होंने लीड किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर जस्टिस ख्वाजा शरीफ की, उनसे मुतल्लिक जो कमीशन बना उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लीड किया। ऑडियो लीक्स कमीशन 2023 की बात करें तो जो कोर्ट्स को लाइव किया गया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, ये भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से किया गया। और फिर जब उनकी एक चीज़ जो कुछ लोगों ने बहुत पसंद की और कुछ लोगों की जानिब से तनकीद का भी निशाना बनाया गया मुखालिफिन की जानिब से, जब उन्होंने ओथ लिया तो उन्होंने अपनी वाइफ को अपने साथ खड़ा किया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसकी भी एक स्टोरी है और उसकी स्टोरी वो है कि इससे पहले जो कुछ मुश्किलात का उन्होंने सामना किया कि जब गालिबन 2019 की बात है ये, कि जब इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था और प्रेसिडेंट के ऑफिस से वो रेफरेंस दायर किया गया था, जिसके बाद इनको कुछ इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ा था और FBI में वो तमाम चीज़ें गई थी और वहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा एंड मिसेस काजी फाइज ईसा की जानिब से कुछ इंटेरोगेशन का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वो फिर मामला हल हो गए उनके और अब वो 29वें चीफ जस्टिस हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने मद्देनजर रखते अपनी वाइफ को अपने साथ। और एक और चीज़ जो बहुत पसंद की गई जस्टिस काजी फाइज से, जब नामजद जस्टिस थे तो जड़ा वाला जो वाकया हुआ था उस पर वो खुद गए, उन्होंने खुद जाकर देखा, वहाँ पर जो मुतासरीन से उनसे मुलाकात की, उनको हमदर्दी का एहसास दिलाया कि हम आपके साथ और आपको इंसाफ दिलाएंगे। दोस्त वो मोटो भी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक तो हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके ऊपर, और फिर दूसरा जो फैजाबाद धरने वाला मामला था वो भी खासा खबरों की जीनत बना था। वहाँ पर भी बड़े अहम रिमार्क्स स्टार की तो स्कॉर्पियन है वो। और ये आपका डिपार्टमेंट है, और क्या क्या खासियत है? और स्कॉर्पियंस के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम के मामले में बहुत जुनूनी होते हैं और वो प्यार करने वाले भी होते हैं। काजी फाइज ईसा साहब पैशनेट तो हैं अपने काम को लेकर, और मेरे ख्याल से हम भी बहुत पैशनेट है और हमारे प्रोड्यूस पैशनेट है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ब्रेक हो गई है और हमें लेनी होगी यहाँ पर ब्रेक। आपने कहीं जाना नहीं, हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अज़्म और हिम्मत की। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी माजूरी और कमज़ोरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और आंखों वालों के लिए शानदार मिसाइल कायम की है। ज़रीना हसन इनका नाम है, पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, मेडिसिन सर्जरी में ग्रेजुएट किया। इसके अलावा लंदन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और वायरसेस पैथोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वो पाकिस्तान की पहली डॉक्टर हैं जिन्होंने वायरोलॉजी में मास्टर डिग्री की है। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में बतौर डॉक्टर और साइंसदान काम किया है। WHO में भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। फिर 2010 आया, जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया और आंखों की बीमारी का शिकार हुई और 2015 में बिसारत से महरूम हुई। डॉक्टर ज़रीना इस वक्त सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आपने एक बड़ी कलरफुल सी ज़िंदगी गुजारी है, उसके बाद आपने आला तालीम हासिल की और डिफरेंट इदारों में आपने काम भी किया और आपने अपना नाम बनाया। फिर एक दिन ऐसा आया कि आप बसारत से इस नेमत से महरूम हो गई। ज़िंदगी का सफ़र कितना मुश्किल था, कितना कठिन था और कितनी मुश्किलात से गुजर कर आपने ये मकाम हासिल किया, शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा तो जो हर्डल होगा मैं कहूँगी कि अपनी ख़ुद जो सेल्फ़ इस्टीम होती है, जब ऐसे कुछ होता है तो सेल्फ़ इस्टीम ज़ीरो हो जाती है। तो अपने आप को संभालना होता है, कम्प्लीटली ज़ीरो पे आके फिर रीबिल्ड करना होता है। तो मेरे लिए फिर जैसे एक प्रोसेस ऑफ रीबर्थ कह लें, एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो जैसे पेंटिंग में क्रिएशन तख्लीक का सफ़र है, अमल है, तो मेरी ज़िंदगी भी समझ ले दोबारा से ख़ुद ही अपनी कहानी फिर लिखनी जब होती है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, नेमत है। और मायूसी या दिल बर्दाश्त हो के ये तो सवाल नहीं पैदा होता। प्लस आगे मेरे 3 माशाल्लाह बेटे हैं, उस वक्त तो बहुत छोटे छोटे थे। तो आई थिंक माँ की हैसियत से, माँ होते हुए भी शायद ये भी एक नेमत है कि आपको अपने बच्चों के लिए सोचना होता है और अपनी ज़ात को पीछे करके फिर यही जो पेंटिंग और आर्ट का सफ़र शुरू हुआ 2017 में।
एज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। इसी से फिर प्लेटफॉर्म मिला एंड एक डायलॉग शुरू हुआ जो साइटेड वर्ल्ड है, जो देख सकते हैं, and जो मैं जब नहीं देख सकती, मगर क्योंकि मैंने विजुअल आर्ट एक मीडियम चूज किया, उसमें खुद को सिखा के एक डॉक्टर बहुत साहिबा, जल्दी बेसिकली फीडबैक अगला मिलना सवाल शुरू यही हुआ है आपसे, कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं, जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं, वो हम अपने नाजरीन को बताएं कि हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी वो शेयर कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और बेनाई से महरूम होने के बाद आपने अच्छा, विजुअल आर्ट्स का जो रास्ता है वो अपनाया। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि आपने ट्रैकिंग, हाइकिंग और दीगर कई इस तरह के शौक हैं आपके। हाँ। तो ये बताइएगा कि कैसे खुद को मोटिवेट रखा टाइमिंग, आपने, हाँ। और फिर पेंटिंग्स की तरफ कैसे आई आप? और कलर्स की कैसे समझ आती है आपको कि मैंने अब ये कलर करना? आप एक तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो तो मेमोरी पे, सब याददाश्त पे, ऑर्गेनाइजेशन, एक तरतीब में जो है रखे। कलर्स का जो चुनाव है, बेसिक कलर्स जो यूजुअली प्राइमरी कलर्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ और उनको खुद मिक्स करती हूँ। तो अभी सब कुछ जैसे समझ ले दिल की आंख से देखती हूँ, या वो एक एहसास का सफ़र है ना, द होल प्रोसेस इज अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो वही फिर रंगों के चुनाव में उभर के आते हैं। कलर्स मैं अपने खुद मिक्स करती हूँ। सो वो एक मुझे एक आज़ादी सी भी है, एक लिबर्टी है, एक फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन कह लें, बिकॉज आई हैव नो बाउंड्रीज। मगर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि रंगों के चुनाव में ग्रेज एंड डल एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे आर ऑल यू नो फुल ऑफ लाइफ एंड वाइब्रेंसी। अभी भी हम बाहर बैठे हैं, सो आई सीक माई इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। पेंटिंग का रुझान इस तरह हुआ कि आर्ट लवर मैं हमेशा से थी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर गैलरीज और आर्टिस्ट को फॉलो करना, म्यूजियम्स शौक था। फिर एक दिन हाइकिंग कर रही थी एंड बहुत खूबसूरत मौसम था, रेस्ट करने बैठी। तो जो मैं उस वक्त महसूस कर रही थी, मैं लिख भी रही थी उन दिनों, मगर आई वांटेड टू टेक इट अ स्टेप फर्दर के दिखाऊं सबको जो मैं महसूस कर रही हूँ। एंड वो मुझे फिर एक्सप्रेशन आर्ट में मिला। अच्छा, आर्ट जो है ये आप पहले से करती आ रही थी या फिर जब आपकी बनाई गई है उसके बाद आपने शुरू किया? और दूसरा ये बताएं कि आप खाना वगैरह बनाती हैं घर में? बाद में, हाँ। वाह, खाती हूँ बनाती नहीं हूँ। नहीं, वैसे भी आप माशाल्लाह से बहुत सारे काम करती हैं, चले कोई बात नहीं। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि आप डॉक्टर तो हैं ही, उसके अलावा आपने अस्पताल में एक अपना मरीज के तौर पर भी वक्त गुजारा, फिर आपने मरीजों के साथ जो सलूक होता था उस पर भी आपने आवाज़ उठाई। वो सारा किस्सा क्या था, वो भी हम चाहेंगे कि आप हमसे शेयर करें। हाँ, मेडिकल एथिक्स का जब सवाल आता है, बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। और जब मरीज़ों की देखभाल करती थी, जब भी मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास था, और जब खुद भी मरीज़ बनी है क्रॉनिक, तो फिर तो दोनों रुख देखे ना, डॉक्टर भी मरीज़ के हैसियत से भी। तो अपने केस में भी मैंने सोचा मेरे जैसे कितने होंगे कि जो क्रॉनिक कोई डिजीज़ होती है, जो कोई बीमारी लंबी चलती है, और बाज़ केसेस में ऐसे में जैसे मेरे साथ हुआ, एक एंड स्टेज आ जाती है जब मेडिकली सर्जिकली इलाज मज़ीद मुमकिन नहीं है, तो कोई जिस्म का हिस्सा या कुछ काम करना छोड़ दे, तो उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं, आपको खुला छोड़ा होता है, आपको अपनी रास्ता खुद तलाश करना होता है। तो मेरी फिर ये कोशिश है कि एक सिस्टम ऑफ ट्रायड, जिसमें तशखीस हो गई, इलाज हो गया, उसके बाद रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग एंड रेफरल सिस्टम, इसकी बहुत ज़रूरत है। मुझ में शुक्र है अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी थी कि मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। मगर इस सफ़र में मुझे इतनी दिलखराश वाक़े सुनने को मिले और पता चला लोगों की कहानी, जो हिम्मत हार गए, एंड जो अल्टीमेट है एक मायूसी का, जब इसमें कोई शक नहीं कि आप जो लोग आंखें रखते हैं उनके लिए आप एक मिसाल है। डॉक्टर साहिबा, आप जब आपको इस चीज़ का इल्म हुआ कि अब इस बीमारी में आप मुब्तला हो चुकी हैं और आपकी जो बिनाई है वो कुछ ही अरसे में ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं यही जानना चाहती हूँ, और मेरा दिल कह रहा है कि आप ये बताएं कि आपने उस वक्त अपने आप को किस तरह से मजबूत किया, क्योंकि हमारे घरों में जो ख़वातीन बैठी हैं उनको बहुत ज़रूरत है इस मोटिवेशन की। दूसरा, आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया इस सब में?
शुरू में तो मेरे ख्याल में मेरे जैसे जो भी ऐसे कुछ इम्तिहान से आजमाइश से गुजरते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेडिकल हो, पर्सनल हो, मेरे ख्याल में इत्तेफाक करेंगे कि सफ़र काफ़ी अकेला होता है, स्पेशली शुरू में। हिम्मत आपको अंदर से ढूंढनी होती है, अल्लाह पे भरोसा, आपका ईमान पुख्ता। जो मेरे 5 साल थे 2010 और 2015 में, 2010 में एक आंख ज़ाया हुई, 2015 में दूसरी। इन 5 सालों में मैंने अपना जो तैयारी है अपनी वो करनी शुरू कर दी थी। ब्रेल सीखना, ये वाइट केन इस्तेमाल करना, मोबिलिटी ओरिएंटेशन। तो अक्सर ये कहा जाता था कि तुम्हें दिल पे मतलब अल्लाह पे ईमान नहीं है, तुम्हारी दूसरी आंख कभी नहीं जाएगी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये ईमान होता था कि नहीं गई तो बोनस है, चली गई तो मेरी तैयारी मुकम्मल होगी। एज आई सेड, मैं माँ हूँ, तो मैंने एक ये जो है इरादा किया था कि मेरे बच्चे नहीं सफ़र करेंगे, वो नहीं अफेक्ट होंगे, मतलब किसी भी ज़िंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। तो आई थिंक ये मोटिवेशन है। एंड एज आई से कि एक नेमत है, वो जितने साल मुझे मिले, वो जो मेरे अक्स हैं जो जहन में नक्श बने हुए हैं, तो वही यादें उनको लेके अभी जो मैं महसूस कर सकती हूँ, जो देखने वाले नहीं महसूस कर सकते। मेरा ये सवाल है कि जी बड़े कम लोग होते हैं कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो वो खुद एक रोशनी बन जाते हैं। वाह वाह वाह। और इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। आपने अपनी दिल की आंख से जो पेंटिंग्स बनाई और जो रंग आपके जहन में जो है वो मौजूद है, वो आपने बाकी लोगों तक पहुँचाए, उनको दिखाए। इंसान की एक बुनियादी फितरत होती है डॉक्टर साहिबा कि जो आर्ट या जो भी काम वो करता है उसको अच्छा लगता है जब वो सराहा जाता है। तो ये जो पेंटिंग्स बिलखसूस आप बनाती हैं, तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है, और दूसरा ये कि जब लोग इसकी तारीफ करते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा, आपने बिल्कुल सही, आपकी 100% दुरुस्त है। मेरे ख्याल में ईज़ल पे शायद एक डिस्प्ले हो रही है, मेरे पास शायद एक जी 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 हो रही है, हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊं, जो ये मेरे बराबर में है। चेस्टर मेरी बिल्ली है, ये इसकी अगले महीने 25 नवंबर को बर्थडे है, ये 1 साल की हो जाएगी। ये सिर्फ 2 दिन की थी, 2 दिन की थी जब मुझे मिली थी। तो मैंने इसको अपने बच्चों की तरह पाला, और अब इसकी बर्थडे आ रही है तो मैं इसके लिए ये पोर्ट्रेट तैयार कर रही हूँ। तो यही मेरी पेंटिंग में जो चीज़ मेरे दिल को लगती है, इसमें अक्सर नेचर का, सारी पेंटिंग्स में आपको कुदरत का जो अक्स है नज़र आएगा, वही मेरी इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है। सो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब अप्रिशिएशन होती है, स्पेशली आज का दिन इतना अच्छा लगा, यकीन माने कल से मैं ऐसे, मेरे जो है पाँव ना ज़मीन पे नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड आर्टिस्ट डे में आपने मुझे इंक्लूड किया। Ma'am, you deserve this. You deserve this, ma'am. You have earned this, basically. Exactly. No You have earned this. Thank you so much. आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अभी कई ऐसे मर्द और खवातीन हैं, कई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास आंखें होने के बावजूद वो, उनको इस चीज़ की महरूमी है कि वो नहीं बोल पाते, वो इस तरह अपने दिल की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। अजीम, और आपकी बसारत से आप महरूम है, उसके बावजूद आप बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन है। ख़वातीन को एक क्विकली कोई एक मैसेज दें जो छोटी सी बीमारी से या घरेलू इशू से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान होकर दिल छोड़ देती हैं, उनके लिए आपका एक छोटा सा मैसेज चाहिए। एक तो सबसे पहले जो मैं ये कहूँगी कि जो जेंडर बायस है, खुद अपने दिल से ये उतार के फेंक दें। चाहे मतलब ये पहले तो ये ना सोचे ना कि जब हम खातून का, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी खातून हूँ, इसी माशरे में रहती हूँ, हर दिन एक चैलेंज है, इतने साल गुजर गए अभी भी चैलेंज है। हिम्मत पकड़े, अपना जो आपके जो भी ईमान है, जो भी मोटिवेशन फैक्टर है, एक एलिमेंट अपने ज़ात से बाहर निकल के सोचें, एक फोकस बनाएं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे जो भी है फैमिली में, और आगे बढ़ें और शुक्र करें, अपनी नेमतें गिने। जो आपके लॉसेस हैं वो बहुत मिनिमल हैं, जो आपके प्लसेस हैं, जो इतनी नेमतें हैं जो आप गिन भी नहीं पाएंगे, उसको, उस पर थोड़ी सी ज़्यादा सोच उन चीज़ों को दें। एंड जो अपनी कहानी खुद लिखें, हर चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, और आपके अपने हाथ में है। जैसे आप चाहें कि लोग आपको कैसे परखें,
वो आप पे अपना खुद अपनी जो है अमल से, कॉल और फेल से आप अपने आप को मनवाएं और अपनी पॉजिटिव एक मुस्बत सोच रखें। डॉक्टर साहबा, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि अपनी कहानी खुद लिखें, और इंतहाई ज़रूरी बात है ये, और इस पर हम सबको अमल करना चाहिए। हम लोग एक बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, और फिर रास्ता भटक जाते हैं, और आप जैसे लोग मिसाल हैं, इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। आपने आज के दिन अपना खुसूसी वक्त पाकिस्तान को ये वक्त दिया, और आई एम श्योर हमारे जो देखने वाले ख़वातीन पाकिस्तान में मज़ीद बहुत ज़रूरत है आपकी इस तरह की मोटिवेशन की, आपकी इस तरह के रंगों की, पेंटिंग्स बिलखसूस मौजूदा हालात में जिस तरह लोग दिल पर दाश्ता हुए हैं, ऐसे लोग तो मिसाल हैं जी, मिसाल है। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद जी। अब हम बात करेंगे बदलते मौसम की, और बदलते मौसम से मौसमियाती बीमारियों के बारे में भी हमने बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे जल्द के साथ क्या मामलात होते हैं, और कितनी सर्दियों में जल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, हमें रैशेज आ जाते हैं, हमारे हाथ से जल्द उतरना शुरू हो जाती है। तो इस तमाम तर मुश्किलात और मामले को देखने के लिए हमने बुलाया है इसके हल के लिए नैयर आपा को। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा, सबसे पहले तो जो बेसिक मसला है ना, हम सबको, मुझे भी आता है, शायद हम गर्म पानी से हाथ धोते हैं सर्दियों में, हाँ जी, तो हाथ जो है इंतहा से ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। हाँ जी, इस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए घरेलू टोटका हमें क्या चाहिए? क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है मॉइस्चराइजर यूज करो, ये करो, फलां करो, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद होता ही होता है। बिल्कुल इस तरह से है। जो बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, जिसकी मैं पर्सनली जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैन हुआ है, देसी घी। अच्छा, देसी घी के अंदर वो तमाम मिनरल्स और विटामिन्स हैं कि जो खाने में भी और लगाने भी, उसकी स्मेल में भी आपकी स्किन उसको बड़ा खुशी खुशी जो है वो एब्जॉर्व करती है, बड़े नेचुरल वे से एब्जॉर्व हो जाता है। उसकी जो स्मेल होती है, आप क्या करें, थोड़ा सा देसी घी लें, उसके अंदर चंद कतरे जो है वो आप लेमन जूस के डाल लें। अच्छा, उसकी वो जो स्मेल अपनी है वो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, साथ विटामिन सी जो है वो मिल जाएगा, बेहतरीन आपका जो है ये मॉइस्चराइजर बन जाएगा। अब देसी घी अगर घर में नहीं है, तो अगर दूध आपके घर में आ रहा है, तो ऊपर की जो मलाई है, जो बिलाई है, वो भी बेहतरीन मॉइस्चराइजर। अच्छा, मलाई के बारे में तो मैंने इसको ट्राई भी किया है, और पता नहीं लोग इसको क्या समझेंगे, ईयू भी करेंगे। जब हॉट फट जाते हैं सर्दियों में, तो मैं रात को मलाई लगाकर सो जाती थी। बहुत जबरदस्त, बहुत मलाई या मलाई जो भी कहते हैं, वो इतना अच्छा साबित होती थी। कोई आपको वो कहते हैं चैपस्टिक वगैरह इस तरह की चीजें लगाने की लिप लोशन ले ले, कुछ भी काम नहीं। तो अगर मलाई में भी ये इशू आ रहा है कि इसकी थोड़ी स्मेल है, तो वो चंद कतरे लेमन जूस के साथ लेमन जूस हम ऐड कर लें, मैंने सुना है कि लेमन तो स्किन को बिल्कुल फाड़ देता है। नहीं, स्किन को क्यों फाड़ेगा, जस्ट आपने उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। थोड़ी सी आप बिलाई लें, चंद कतरे उसमें लेमन जूस के डालें, हाथ पे उसको अच्छी तरह जब मसाज करेंगे, तो एक बेहतरीन आपकी जो है वो क्रीम बन जाएगी। तो उसको आप जो है वो अपने फेस पे भी लगाएं, नेक पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। ये इतनी ज़बरदस्त है, खासकर उन लोगों के लिए कि जिस तरह से गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि टैनिंग शुरू हो जाती है, अच्छा खासा रंग जो है वो साफ होता है, जैसे ही जो है वो ये वाला इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उनका रंग जो है वो टैन हो जाता है, तो उन्हें समझ नहीं लग रही होती कि क्या करें। तो उसका जो है वो वाइटनिंग क्रीम में उस मसले का हल नहीं है। तो आप अगर इसको साथ विटामिन सी को, लेमन जूस को ऐड करके करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और टैनिंग भी नहीं होगी। आपके सामने हम देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त लवाजमात मौजूद हैं, ये कुछ ऑर्गेनिक हर्बल चीज़ें हैं, तो ये बताएं ज़रा ये क्या चीज़ें हैं, और कुछ बनने वाला है इन सब चीज़ों को ऐड करके? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बड़े कलरफुल सी बॉटल्स हैं। हाँ जी, ये मेरे घर में मैंने कोल्ड प्रेस ऑयल की मैंने मशीन लगाई हुई है। अच्छा। मेरे घर के अंदर ही जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों की बोरियां आती हैं, तो घर में ही तेल निकलता है और उसी में हम कुकिंग करते हैं। ऑर्गेनिक तेल? ऑर्गेनिक। तो ये सारे मैंने अच्छा, जो है वो कुकिंग भी आप उसी में करती हैं? कुकिंग मैं कहती हूँ, जो सरसों के तेल में कुकिंग का टेस्ट है ना, अब लोगों को ये है कि उसकी स्मेल बिल्कुल भी, आप यकीन करें, फील ही नहीं होती। चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना है, मैनेज करना आपको आना चाहिए। को बालों के बड़े मसाइल हैं, मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में। मसाइल ऐसे मसाइल नहीं, हम अपने नाज़रीन को बता दें, मैं बस थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि मुझे अपने बाल बड़े पसंद है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही घने रहें। इनको मेंटेन कैसे रखना है, डेली बेसिस पे हमारे वो हेयर स्प्रे वगैरह यूज होता है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह
केयर की जरूरत होती है हाँ जी। बहुत ज्यादा। और जो केयर मैं समझती हूँ कि नेचुरल चीजें, ये रेमेडीज आपकी केयर कर रही होती है वो ना, chemicals हैं। आपकी जो केमिकल फ्री चीजें हैं, जब आप काउंटर पे चले जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बनी बनाई ले आएं, तो डेफिनेटली उसके वो वाले रिजल्ट नहीं होते। तो उसके लिए जिस तरह से जो है वो सर्दियों का इशू है, जो हमारा टॉपिक है कि ड्राइनेस हो जाती है, तो जब डैंड्रफ हो जाती है, बालों में ड्राइनेस हो जाती है, तो डेफिनेटली बाल जो है वो वीक हो रहा होता है, गिर रहा होता है, वाइट हो रहा होता है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि सर्दियों के अंदर बहुत गर्म पानी से मत नहाएं। हाँ जी। चाहे आपका सर है, चाहे बॉडी है, गर्म पानी से नहाने से भी आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा होता है। और उस पे जो है वो अपने ऊपर ज्यादती ये होती है, ना आपने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना है, ना अपने बालों में आपने कोई क्या भी हमें ऑयल सर्दियों में वगैरह। मॉइस्चराइज करना चाहिए अपनी body बिल्कुल को? डेफिनेटली, क्यों नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना उसमें- चाहिए? हाँ किस जी, तरह कर सकते हैं? बिल्कुल। अब पूरी बॉडी पे आप लोशन तो नहीं लगा सकते। Exactly, यही मेरा आपने सवाल। नहा लिया, नहाने के बाद आप फाइनल रेंज के अंदर आप एक जो है वो डिब्बे के अंदर जो है वो आप पानी लें, उसके अंदर आप जो है वो 1 टीस्पून के करीब, चाहे ऑलिव ऑयल है, चाहे आलमंड ऑयल है, कोई भी आप अच्छा, उस पानी डिब्बे के के अंदर? अंदर डाल लें। और फाइनल रेंज में आप जो है वो उसको पूरी बॉडी के ऊपर उस पानी को आप डाल लें। Very nice. और आप देखेंगे कि आपकी जो है वो ये वाला इशू, ड्राइनेस का इशू नहीं आएगा। उसको आप बेशक सर के ऊपर भी डाल लें, तो आपके जो बाल है वो भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे, लगेगा भी नहीं और कि कहते हैं आपने गर्म ऑयल पानी से लगाया। बाल धोने भी नहीं चाहिए। गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं, कोशिश करें कि बस थोड़ा सा गुनगुना खत्म कर पानी लें। हो, ठंडक उसकी खत्म कर लें, ठीक है, बॉडी पे नहा लें, लेकिन सर पे बहुत गर्म पानी आप यूज नहीं करें। उससे भी आप जो है वो बचे रहेंगे ड्राइनेस से और डैंड्रफ से। और कोशिश करें कि नहाने से पहले सर्दियों में बेशक 5 मिनट पहले ऑयल लगा लें, चाहे मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, आप जब वो लगा लेंगे, उससे भी आपके बाल, आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। नहीं रहा, कोकोनट ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना फायदेमंद है बालों पे लगाने के लिए भी और स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए? जो कोकोनट ऑयल है ना, वो 50% लोगों को सूट करता है, 50% लोगों को सूट नहीं करता। Okay. इसलिए कि जो कोकोनट ऑयल है वो अल्कालाइन है। तो उस वजह से जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मस्टर्ड ऑयल बालों पे लगाने के लिए बेहतरीन है। अच्छा। वो आपके स्कैल्प पे, आपके क्यूटिकल्स के अंदर, आपकी रूट्स के अंदर पेनिट्रेट भी होता है और वो हर एक को सूट भी कर जाता है। और मस्टर्ड ऑयल? हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल, और अवेलेबल भी है और सस्ता भी है। कोकोनट ऑयल आपको पता है कि बहुत उसमें expensive है। खुशबुएं, उसमें एसेंस जी। वगैरह और प्योर आपको फॉर्म में नहीं मिलता। तो मस्टर्ड ऑयल मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है। अच्छा, हमें कोई कोकोनट ऑयल टोटका बताएं डायरेक्ट अब। आप अगर फेस वगैरह पे लगाते हैं, सर के ऊपर लगाते हैं, तो उसकी भी खुशबू स्ट्रॉन्ग होती है, और दूसरा कुछ लोगों को सूट नहीं करता, और तीसरे नंबर पे उससे भी कुछ लोगों को ड्राइनेस होता है। कोई टोटका हमें बताएं क्योंकि हाँ आप इतनी जी। जबरदस्त चीजें लेके आई हैं। हाँ जी, किस हवाले से? बिल्कुल। हाँ जी, अब जिस तरह से डैंड्रफ की बात हो रही है सर्दियों के हवाले से, सबसे पहले एक चीज का आप जो है वो ध्यान रखें कि सर्दियों में मैंने देखा है मोस्टली लोगों का जो इशू होता है कॉन्स्टिपेशन का, और वो शर्माते हुए जो है वो किसी को बता भी नहीं रहे होते, डिस्कस भी नहीं कर रहे होते कि मेरा ये इशू है, जी। कि मेरा मजाक बनेगा। इसलिए कि सर्दियों के अंदर जो है वो पानी, बहुत प्यास लगे तो आप पी रहे होते हैं, आप पानी नहीं ले रहे होते। जी। दूसरे नंबर पे फिर आप डाइट कॉन्शियस हैं जी, कोई ऑयली चीज नहीं लेनी है जी, हम मोटे ना हो जाएं, तो उसकी वजह से भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन के इशू की वजह से, आपको पता है कि कहते हैं कि जो कब्ज है ये बीमारियों की माँ हाँ है, जी, तमाम बीमारियां इससे तमाम बीमारियों की। तो उसके लिए मैं एक पाउडर शेयर करूंगी, ये प्लीज काइंडली आप लोग अपने घरों में बना के रखें। ये आप आ बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा, बल्कि ओवरऑल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। ठीक बहुत इजी, बचपन से हम लोग इसको खाते आ रहे, अभी भी इसको अपने घर नहीं होने देती। इसका मुरब्बा भी मेरे घर में मौजूद होता है और इसका पाउडर भी। ठीक है। त्रिफला पाउडर आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर, ओके। उसके अंदर ये 3 फल हैं, जिसमें है आंवला। आंवला आ तो जाता बहुत सुना है। हाँ जी, आंवला आजकल मार्केट में फ्रेश भी आया हुआ है। ओके। आंवला और ये हड़ीर, काली हड़ीर और हड़ीर? भेड़ा। हाँ जी, हड़ीर और भेड़ा। इस तरह से अपन सारी की दुकान पे जाएं, अपने सामने इसको साफ सुथरा करवाएं कि इसके अंदर कोई तिनका वगैरह कोई इस तरह की चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है वो आप पाउडर बनवा लें। ओके। पाउडर बनवा के तो आप क्या करें, जितना पाउडर है उतना इसके अंदर हनी डाल के मिक्स करके एक मजून सी बना के रख लें। आप बच्चे सुबह सो के उठे हैं, 7 साल से बड़े आपके बच्चे जिनको खासकर कॉन्स्टिपेशन का इशू है, हाफ स्पून इसको जो है वो 7 आप साल से बड़े बच्चे को देना है? 7 साल के बड़े बच्चे को दें। ठीक है। तो हाफ स्पून इसकी लेके ऊपर से आप जो है वो नीम गर्म पानी पी लें।
या आप नीम गर्म पानी के अंदर इसकी जो है वो ½ टीस्पून डालें, मिक्स करें, कहवे के तौर पे इसको पी लें। ये आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके जो है वो ओवरऑल डिटॉक्स करेगा बॉडी को। आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग है, स्वेलिंग है, सर्दियों के अंदर जोड़ों में जो है वो बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग हो जाती है, दर्दें हो रही होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है। विंटर्स में तो ये बड़ा कॉमन इशू है। बहुत, हाँ जी, विंटर्स में आपको पता है कि ब्लॉटिंग हो जाती है। जो बुजुर्ग हजरात हैं, इतनी स्वेलिंग उनको हुई होती है, उठ के चलना पैर जाते हैं, पैर सूज जाते हैं। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर कोई डायबिटिक है तो इसको जो है वो डायरेक्ट आप ले लें, आप उसमें हनी वगैरह कोई भी मीठी चीज बेशक ऐड ना करें। तो इसको आप बुजुर्गों को भी दें, आप बच्चों को भी दें। आपका जो हरीड़ इसमें एक ऐड किया हुआ है हाँ आपने, जी, उसका मुरब्बा भी कहा जाता है कि बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल। आमला और हरीड़, अगर आप लोग पाउडर आप लोगों को इरिटेट कर रहा है तो बड़े अच्छे ब्रांड्स के आमला और हरीड़ का जो है ये मुरब्बा आपको मार्केट से मिल जाता है, और बड़ा मजे का होता है। मजे का होता है। तो 2 आप आमला ले, 1 हरीड़ ले, ये आप जो है वो, हाँ जी, फॉर कॉन्स्टिपेशन। फॉर, आपको मैंने बताया है कि आपकी ओवरऑल सर्दियों के अंदर एलर्जीज हो रही हैं, ड्राइनेस हो रही, कोई भी इश्यूज हो रही हैं, तो आप अगर इसको 3 महीने प्रॉपर लेना शुरू करते हैं, आईसाइट इससे बहुत बेहतर होती है। वेरी नाइस। नहीं आपा, ये जितने भी आप टोटके बता रही हैं, ये हम मजीद भी सुनना चाहेंगे। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मजीद आपसे बातचीत करते हैं। तो नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हर्बलिस्ट नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े फ़ायदेमंद देसी टोटके, ऑर्गेनिक टोटके हम उनसे पूछ रहे हैं। नैयर आपा, इससे पहले तो हम हरीड़ और आंवला का जिक्र कर रहे थे कि वो स्टमक और इसके लिए ज़रूरी है, मैदे के लिए आपकी अच्छा रखता है, रिफ्रेश रखता है। मेरा सवाल वही जो मैं ब्रेक में भी आपसे पूछ रहा था, आई एम श्योर वो हमारे नाजरीन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बच्चे स्पेशली जो पढ़ाई करते हैं, जिनकी बड़ी हेक्टिक रूटीन है, फिर वो प्रोफेशनल्स जिनका दिमाग बहुत लगता है काम में, तो दिमाग को फ्रेश, आप और कह रहे हैं आपका बहुत दिमाग लगता है काम में। सबका लगता है, आपको भी लगता जी बिल्कुल। तो दिमाग को ताज़ा रखने के लिए, रिफ्रेशिंग रखने के लिए कोई टोटका जी बताएं। बिल्कुल। जिस तरह से जो है वो बच्चों के लिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द, हर वक्त जो है वो मोबाइल में, स्क्रीन पे दिमाग भी चल रहा है, आंखें भी, और आप उस तरह से जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो डेफिशिएंसी चल रही हैं, वो चीज़ें नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको फेस करने पड़ते हैं। इसके लिए जो बेस्ट रेमेडी है, जो आप बहुत इजीली कर भी सकते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है और बच्चे इसको पसंद भी करते हैं, आप क्या करें कि सौंफ 1 पाव ले लें, 1 पाव जो है वो सफ़ेद तिल ले लें। सौंफ कोशिश करें कि फ्रेश हो, ग्रीन कलर की हो, और सफ़ेद और तिल मिल जाते हैं, कहीं से आम मिल जाते हैं, उनको साफ सुथरा करके तवे पे आप सौंफ को हल्का सा जो है वो भून लें। उसके बाद जो है वो तिल साफ सुथरे करके उसको भी बेशक हल्का सा, बड़ा लाइट सा टोस्ट कर लें, ताकि अगर उसकी कोई स्मेल वगैरह है तो वो खत्म हो जाए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी मिश्री आप जो है वो कूट के, तो वो डाल के, तो आप खूबसूरत से अपने बाउल के अंदर आप डाइनिंग पे या जहाँ पे आप ज्यादा आपका काम हो रहा होता है, खवातीन जहाँ आती जाती हैं, बच्चे हैं, बैठे काम कर रहे हैं, चम्मच के साथ आप उसको जो है वो लें, पीसे नहीं, ऐसे ही रख लें, या पीस के पाउडर बना के उसमें आप बेशक थोड़े से बादाम डाल लें, अखरोट डाल लें, थोड़े से काजू डाल लें, ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल लें। तो ये अगर आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ये ओवरऑल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आईसाइट को बेहतर करता है, आपके दिमाग की सेहत को जो है वो दिमाग को बहुत बेहतर तो बड़े इशू है। वैसे हम लोग अभी जब शहर बानो भी हम लोग सब ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज है कि उसका पता नहीं चलता खाने कितने हैं, वो सामने इतनी बड़ी ट्रे रख दे, वो गप्पे लग रही हैं और वो सब खाई जा रही है। मैं तो अपने ड्राई फ्रूट्स जो है वो छुपा के रखती हूँ अपने बाकी घरवालों से, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म। अभी सर्दी शुरू नहीं हुई तो आप यकीन करें, कल मूंगफली आई है घर में, और जो है ना हर एक ने अपने अपने कमरे में खाई है। सुबह आते हुए, मेरी आदत है रात को किचन घर साफ होना चाहिए, सुबह उठी हूँ तो मैं चीख रही हूँ, और बड़ी बेटी मैं कहा बेटे खबरदार, आज के बाद घर में जो है ना वो मूंगफली आई, हर जगह मूंगफली के छिलके और हर जगह जो है, तो वो सर्दियाँ खांसी लग जाएगी, फिर आपको उसके लिए टोटका बनाना पड़ेगा। जी, मूंगफली बहुत ज्यादा लेने से बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, एक हद तक ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि एक हद तक आप इसकी इनटेक ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हैंडफुल ऑफ नट्स,
अब जिस तरह से बात हो रही थी कि जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लोगों को जो है वो इशू हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें ये है कि आप ये चीजें लें, ये सेफ है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। बिल्कुल जैसे गाड़ी को चलाने के लिए, चलने के लिए एक पेट्रोल की जरूरत होती है और उसका ऑयल बदलना पड़ता है। इंजन ऑयल अगर ना बदले ना तो मेरे मियां गाड़ी चला रहे होते हैं ना तो कहते वो यार गड्डी दे ना गोडे जेड़े ने ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ में ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ऑयल खत्म टोटका बना दिया करें, ऑयल खत्म हो गया ਇਹਨੂੰ ऑयल ਪਵਾਉਣ वाला है। वो आपसे नहीं कहते यार नहीं यार कुछ ऐसा करो कि ये जो ऑयल बड़ा महंगा है, नहीं टोटके वाला डालो। नेरापा कहती है कि इसके लिए भी मस्टर्ड ऑयल बड़ा फायदेमंद है। तो वो उसी तरह हमारी जो ये गाड़ी है इसको चलाने के लिए हमने ऑयल को जो है वो ना अपनी लाइफ से साइड पे कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, जबकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ना ये बहुत ज्यादा एसेंशियल्स है आपके गोडो गिट्टों को चलाने के लिए। ये बड़ा मजे का लग रहा है, गोडो गिट्टों को। अज़राए तफन्नुन एक सवाल मेरे ज़हन में आया और वो सवाल ये है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, जब हम गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, गाड़ियों का इसकी कोई रेमेडी, कोई ऑर्गेनिक गाड़ी कम चलाए, इसकी गाड़ी कम चलाएं, यकीन करें कि वाकई नहीं तो यहाँ से बेटे ने ना सामने मार्केट भी जाना होता था तो गाड़ी तो अब ये शुक्र है अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह के ना वो अब थोड़ा सा जो है ना वो पैदल मेरे ख्याल से ये है कि साइकिलिंग चलाएं आप। साइकिलिंग से एक तो आपका पेट्रोल बचेगा, आपकी सेहत जो अच्छी रहेगी और जो जैसे आप फरमा रही थी हमारी नैयर आपा के गोडे गिट्टे आपके सेट रहेंगे। गाड़ी के गिट्टे तो नहीं होते वैसे, नहीं वो बता रही है ना कि गिट्टे वहाँ टायर गिट्टे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा नैयर आपा ये तो होगी स्किन का, अब मेरे साथ जो इशू है मैं देख रही हूँ अब ये वायरल है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, स्मोक का इशू है, ये एक तो गला बहुत खराश और फ्लू, इसके लिए कोई क्विक सी रेमेडी बताएं। हाँ जी सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है ना लॉजेंजेस जो है ना ये मैं ढेर सारे बना के घर में रख लेती हूँ। 40 सेकंड्स है माजरत, 40 सेकंड में जल्दी से एक पाव आप अदरक ले लें, ग्राइंड करें, उसका पानी निकाल लें और आप जो है वो एक पाव ही गुड़ ले लें, नॉन स्टिक उसको फ्राई पैन के अंदर डालें और उसी के अंदर जो है वो थोड़ा सा लौंग का पाउडर, दालचीनी का पाउडर डाल के उसको पका लें। जब वो हलवे की तरह से साइड छोड़ दे, एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के तो उन्हें डाल दे, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसको कट्स करके तो वो बिल्कुल टॉफीज की तरह हो जाए, आइसिंग शुगर में उसको जो है वो कोटिंग करके आप एक जार में डाल के उसको रख लें। तो आप दिन में 2 या 3 दफा 1 कप गर्म पानी करें, एक वो डालें या उसको इसी तरह च्यू करें। आपको कोई एंटीसेप्टिक, कोई इस तरह की मेडिसिन, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलगम, रेशा, नजला, जुकाम, खांसी, आपका इम्यून इसके साथ इतना स्ट्रांग होगा। जैसे हम पानी के अंदर डाल के भी तो च्यू भी कर सकते हैं, च्यू भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नैयर आपा, आपने बड़े ही मुफीद जो टोटके हैं वो बताए। आई एम श्योर हमारे नाजरीन ने भरपूर फायदा उठाया इस सेगमेंट से और वो नाजरीन दिल तो बिल्कुल नहीं कह रहा था लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। और ये भी एक मैसेज कि हमारे जो नाजरीन जिनको नहीं समझ आई होगी, हम थोड़ा स्पीड में रखते हैं इस सेगमेंट को, तो वो हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां पर ये वीडियोस अपलोड होती हैं, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, वहां पर ये वीडियोस अपलोड होती हैं और आप बार बार जितनी दफा चाहे वो टोटके दोबारा सुन सकते हैं और फिर उनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी बड़े मफीद टोटके हैं, जरूर सुने और फॉलो करें हमारा फेसबुक इंस्टा पेज, वहां पर आपको नई अपडेट्स आती रहेंगी। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।